अच्छा जी, कल वाला सवाल निकाल लें जो हम कर रहे थे। पेज नंबर 489, अदर इंफॉर्मेशन। प्रायर टू ज्वाइनिंग एट एससीएल ज्वाइन करने से पहले सलीम खान सर्व्ड एज प्रोडक्शन मैनेजर। सलीम खान प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ही रिटायर्ड फ्रॉम एचईएल ऑन 25 जून 2023। पिछले साल के आखिरी महीने वो रिटायर हो गया था। एंड बिकेम एंटाइटल टू अ मंथली पेंशन ऑफ 40,000 स्टार्टिंग ऑन यकम जुलाई। यकम जुलाई से उसे मंथली पेंशन मिलनी है और महीने के आखिरी दिन उसको वो पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसने ज़कात भी पे की है एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो पेंशन, अच्छा पेंशन से पहले ये मेडिकल अलाउंस था, ये हमारा रह गया था मेडिकल अलाउंस। अच्छा भी मेडिकल अलाउंस के बारे में ये रूल है कि सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था असल में सवाल में ये देखना होता है कि मेडिकल अलाउंस के साथ कोई मेडिकल रीइंबर्समेंट या इस किस्म की कोई सहूलत मौजूद है या नहीं। तो हमारे सवाल में सिर्फ उसने मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है। पेज 123 पे हमने पढ़ा था ओनली मेडिकल अलाउंस अगर दिया जा रहा हो, यानी मेडिकल अलाउंस के साथ कोई फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट नहीं है, इलाज की सहूलत नहीं है। फैसिलिटी ये होती है कि इलाज करवा देंगे, रीइंबर्समेंट ये होती है कि बिल लेके आ जाओ, तुम्हें बिल रीइंबर्स कर देंगे। तो इलाज की सहूलत कोई नहीं है सवाल में। सवाल में क्या दिया हुआ, बोले ओनली मेडिकल अलाउंस। तो ये पेज नंबर 123 का तीसरा सिनेरियो बनता है। तो इसलिए मेडिकल अलाउंस था 495,000, तो इसको अभी हम माफ कर देंगे अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसको बेसिक सैलरी के 10% तक हम माफ कर देंगे। लेस exempt 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सो बेसिक सैलरी का 10% तक माफ होगा तो 3,30,000 माफ हो जाएगा। 165,000। चले अगली चीज जो सवाल में दी हुई है, पेंशन दी हुई है। हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें करते हुए अगली चीज जो सवाल में दी हुई है वो पेंशन दी हुई है। पेंशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक बंदा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो उसको जो फॉर्मर एम्प्लॉयर से, पुराने एम्प्लॉयर से पेंशन मिल रही है वो माफ है। तो एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम पुराना एम्प्लॉयर शेल बी एग्जेम्प्ट। आगे लिख सकते हैं फर्दर ही इज नॉट वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एन एसोसिएट ऑफ। कौन बोल रहे हैं, देखो जरा आइडेंटिफाई करो किस रो में था, 4th लास्ट रो में। आप मुझे बताना अगर बोलें तो। अच्छा, तो इसके अंदर हम ये भी डाल के आ सकते हैं कि ही इज नॉट वर्किंग फॉर दिस एम्प्लॉयर और एनी अदर एम्प्लॉयर। इस एम्प्लॉयर या किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए पेंशन विल रिमेन एग्जेम्प्ट, इसलिए पेंशन इसकी माफी होगी। तो हमने ये पढ़ा था कि एक बंदा कहीं पुरानी नौकरी कर रहा हो और अब जो है वो आकर कोई नई नौकरी शुरू करते हैं तो पुरानी नौकरी की पेंशन माफ है, तो पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट, पेंशन आपकी एग्जेम्प्ट होगी जो आपको पुराने एम्प्लॉयर से मिल रही है। हाँ, इसने सवाल के अंदर एक रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि ऑल्सो प्रोवाइड रीजन फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव बेनिफिट। अगर आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो तो उसकी रीजन बताओ। तो अब इग्नोर तो बस हम इसी पॉइंट को कर रहे हैं, बाकी किसी चीज को हम इग्नोर तो नहीं कर रहे। इग्नोर करने की रीजन बताओ, वो हम बता देते हैं। जी बोलें। 57
95,000। अब कहता है इसमें से किसी चीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो उसकी रीज़न बता दो। तो इसकी रीज़न बता देते हैं नोट नंबर 1 डाल के। ये नोट नंबर 1 वर्किंग 1 के नीचे भी डाला जा सकता है, ये कहीं और भी डाला जा सकता है सवाल के मेन पे। तो नोट नंबर 1, पेंशन received by a citizen of Pakistan is exempt from former employer पुराने एम्प्लॉयर से। is exempt from tax if he is not working now, if he is not working, अगर दोबारा नौकरी नहीं शुरू कर देता with same employer or his associate। so पेंशन ऑफ रुपीज कितनी है 40,000 इंटू 12, 12 महीने इसको मिलेगी, क्या हो गया 480,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नोट कर लें, कल होमवर्क में किया था मैंने अभी नोट कराना है। ओके जी भाई, लेट आने की कोई गैर मुनासिब वजह? रिक्शे वाले अंकल लेट आए थे। ओके चलें जी आगे। अब आगे फेस पे इसको डाल लीजिएगा इनकम फ्रॉम सैलरी को और उसमें से ज़कात वगैरह माइनस कर दीजिएगा, टैक्स निकाल लीजिएगा। सो दैट इज नॉट अ बिग टास्क। वापस आ जाएं। पेज नंबर 83, 85। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब कोई बंदा फॉरेन इनकम कमा रहा हो तो वो फॉरेन टैक्स पे करेगा। तो लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तानी टैक्स, पाकिस्तानी टैक्स हमने पढ़ा था कैलकुलेट होगा बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज रेट विद नेट फॉरेन सोर्स इनकम। एवरेज रेट का मतलब था पाकिस्तानी टैक्स डिवाइडेड बाय पाकिस्तानी टैक्सेबल इनकम, और नेट फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब था टोटल ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमने दो किस्म के एक्सपेंसेस पढ़े थे, जो डर तो नहीं लग रहा? एक्सपेंसेस में हमने दो किस्म के एक्सपेंसेस पढ़े थे, जो सिर्फ और सिर्फ उस हेड के लिए किए हैं, या ऐसे एक्सपेंसेस डेट कैन रीजनेबली बी एलोकेटेड। फिर ये स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तरतीब में हमने पढ़ा था पहले फॉरेन टैक्स रेट होगा, फिर बाकी चैरिटी वगैरह का होगा, उसके बाद कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया तो वो 0.7। मिसाल के तौर पे 2015 है, इसमें मैंने कोई फॉरेन इनकम कमाई तो इसका टैक्स बनता है 7 और फॉरेन टैक्स क्रेडिट मैंने अवेल किया 2।
किसका है? क्यों? अच्छा, तो जिस साल आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, अगर उस साल के एंड के 2 साल के अंदर आप फॉरेन टैक्स फॉरेन कंट्री में पे ना करें, तो आपको सजा ये मिलेगी कि जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ था वो डिसअलाउ हो जाएगा। बेसिकली हुआ ये कि फॉरेन टैक्स रेट आपको इसलिए मिल गया कि आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे करना है, आपने किसी वजह से पे नहीं किया, तो आपने थोड़ी सुस्ती कर दी, फॉरेन टैक्स पे नहीं किया, फिर साल गुजर गया फिर भी पे नहीं किया, इस साल का टैक्स अभी तक, फिर इस साल से पहले पहले आप पे कर दें। सो बाय दिस डेट यू शुड, आपको क्या कर देना चाहिए, यू शुड पे फॉरेन टैक्स ऑफ 2015 का फॉरेन टैक्स आप पे कर दें बाहर के मुल्क। अदरवाइज अगर आप पे नहीं करेंगे तो ₹2 नजर आ रहे हैं ना, ₹2 नजर आ रहे हैं, ₹2 फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी डिसअलाउड, ये डिसअलाउ हो जाएगा और अब आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा हुकूमत को। यानी कि आपने बेनिफिट ये लिया था कि आपने 7 कमाया था और ₹2 माफ हो गए थे, 7 का टैक्स था और ₹2 माफ हो गए थे, 5 का टैक्स दे के आए हैं, लेकिन अब मजबूरी में आपको ₹2 और देने पड़ेंगे और आज आके वही बात हो जाएगी कि आपका टैक्स 7 ही बन जाएगा दोबारा। तो फॉरेन कंट्री में फॉरेन टैक्स कब तक पे कर दें, जिस साल आपने फॉरेन कंट्री में इनकम कमाई है उसके एंड के 2 साल के अंदर अंदर। बस वो बाहर वाले मुल्क वाले कोई ना कोई सबूत तो देंगे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, पॉइंट नंबर 7 तो कल मैंने नहीं पढ़ाया था ना, आज मैंने पढ़ाना है। अभी मैं पढ़ा दूं पहले, चलें पहले पढ़ लेते हैं फिर नोट करेंगे। ये वाली बात अभी दोबारा समझाऊं, बस ये कहो ना, ये समझा दें। पॉइंट 7 में बस सादा सी बात है, आपने जिस साल फॉरेन टैक्स कमाया है, फॉरेन इनकम कमाई है, उसके 2 साल के अंदर अंदर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दें, वरना जो टैक्स क्रेडिट आपको माइनस करने की इजाजत थी वो डिसअलाउ हो जाएगा। पूछो अब सवाल, उसको पूछने दो पहले। अगर 2017 तक आप 2015 का फॉरेन टैक्स फॉरेन कंट्री में पे कर दें तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये 2 अलाउ हुआ था, हुआ रहेगा, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप 2015 में आपने फॉरेन इनकम कमाई और 2015 में फॉरेन टैक्स रेट आपने माइनस कर दिया ये कह के कि फॉरेन कंट्री में टैक्स में पे कर दूंगा, और फिर 2 साल तक आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया, तो आपका पे करने का इरादा कोई नहीं है, आपको जो फॉरेन टैक्स रेट हमने अलाउ किया था वो डिसअलाउ कर देंगे। जी 15 वाला डिसअलाउ हो जाएगा, 17 में खड़े होकर। तो फिर वो 2017 का जो टैक्स होगा उसमें ऐड होगा, बस 2017 के टैक्स में ऐड करके ₹2 दे दें, वैसे जाके हुकूमत को ₹2 दे दें, बस दे दें। पिछले वाला नहीं, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होना। दोबारा सुन ले माय डियर, आपने फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो टैक्स पे नहीं किया तो आपको फिर भी फॉरेन टैक्स रेट माइनस हो गया, फिर 2 साल के अंदर अंदर भी आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया, अब ये ₹2 हुकूमत को जाके जमा कराएं जो आपको डिस्काउंट मिला था, कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा जी, इसको कर दो 18 पे। टैक्स क्रेडिट शेल बी अलाउड ओनली, एक टैक्स क्रेडिट सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत होगी इफ द फॉरेन इनकम टैक्स
इज पेड, अगर फॉरेन टैक्स आपने पे कर दिया वरना नहीं, अ क्रेडिट विल ओनली बी अलाउड इफ द फॉरेन टैक्स इज पेड। क्रेडिट सिर्फ तब माइनस करने की जरूरत है फॉरेन टैक्स पे कर दिया विद इन 2 ईयर्स। फॉरेन टैक्स कितने अरसे में पे करना है फॉरेन कंट्री में? 2 साल में, विद इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कब से शुरू करने हैं? आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द फॉरेन इनकम वॉज derived. What is the year in which foreign income was derived? 2015. What is its end? 30/6/15। 30/6/15 के कितने साल के अंदर? तो क्या लिखा हुआ है? विद इन 2 years, विद इन आफ्टर द end of the tax year in which the foreign income was derived, within 2 years after the end of the year in which the foreign income was derived। प्रैक्टिकली ये होता है कि फॉरेन टैक्स रेट आपको अलाउ हो जाया करेगा इन द ईयर इन विच फॉरेन इनकम वाज अर्न, जब आपने इनकम कमाई उस साल अलाउ हो जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट पेड विद इन द अबव मेंशन टाइम द क्रेडिट विल बी एडेड बैक इन द, ये टैक्स लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद फिर ये टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। बस ये 2 जाके आपने गवर्नमेंट को जमा करा देना है। जी अच्छा जी, वुमेन एंटरप्राइज एंड इट्स टैक्सेशन। अगर बाजियां एंटरप्राइज हो, यानी अकेली सलमा एक बिजनेस ओन कर रही हो या सलमा और नजमा मिलके बिजनेस ओन कर रही हो, मैं गोलगप्पे बनाऊंगी तुम रेडी लगाओगी, ओके, मिलके बिजनेस कर रही हो। एन एओपी, ऑल ऑफ हुज मेंबर्स आर वुमेन। A company whose 100% shareholding is held or owned by women. Employees men रखे जा सकते हैं लेकिन इसकी ओनर वुमेन होनी चाहिए। एम्प्लॉय मेन हो सकते हैं, ओनर्स कौन होनी चाहिए? वुमेन। डायरेक्टर्स नहीं, ओनर्स, सारे ओनर्स, शेयर होल्डर्स सारे के सारे। तो वुमेन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टार्टअप, यानी कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा है ये लफ्ज। स्टार्टअप बिजनेस होता है। वुमेन एंटरप्राइज इज अ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 21। ये बेनिफिट यकम जुलाई 21 में आया था जब बेनजीर वजीर आजम बनी थी। ज्यादा होगी। ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 21 एज सोल प्रोप्राइटर एन ईओपी और अ कंपनी हुज 100% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय वुमेन। टैक्स पेएबल बाय वुमेन एंटरप्राइज ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, ये सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए है। शेल बी रिड्यूस्ड बाय 25%, इनका टैक्स 25% माफ हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे इसका टैक्स बनता है 200 रुपया, तो माफ हो जाएगा 25%। मिस सलमा जो दूसरी क्लास में उर्दू पढ़ाती थी, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया अब अपना।
टैक्स पेएबल वाया वुमेन एंटरप्राइज ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% टैक्स माफ हो जाएगा। अच्छा जी, आगे लेकिन कुछ बाजियों ने गड़बड़ की। मिसाल के तौर पे दो खवातीन थी, एओपी के तौर पे कारोबार करनी थी 2018 से। अब इनको पता है कि हमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा बिजनेस 2018 से रजिस्टर हुआ हुआ है। बेनिफिट सिर्फ कब मिलेगा? 2021 से उसके बाद। तो इन्होंने क्या किया, आपस में लड़ाई की, एक दूसरे के बाल उतारे, आपस में लड़ाई की। जब आपस में इन्होंने लड़ाई की, गुत्थम गुत्था हो गई, जब ये आपस में गुत्थम गुत्था हुई तो अगले दिन आके 2-3 दिन बाद इन्होंने दोबारा फ्रेश तरीके से नई दुकान खोली और लोगों को ये शो किया कि वो तो पुरानी बात थी, ख़त्म हो गई, अब हमने नई दुकान खोली है 2024 के अंदर, तो हमें ये टैक्स माफ़ करो। हालांकि उस दुकान में सामान वही, लैंड एंड बिल्डिंग वही, बंदे वही, एम्प्लॉयज़ वही, सब कुछ वही। लोगों को शो करने के लिए अपना बिजनेस बंद किया और बंद करके दोबारा खोल लिया चंद दिनों बाद। बाहर पहले लिख के लगा दिया कि हम कारोबार बंद कर रही हैं, आज के बाद आपने गोलगप्पे खाने हैं तो आपको जो है वो चीचा वतनी जाना पड़ेगा, आज के बाद यहाँ से गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, और चंद दिनों बाद फिर दोबारा दुकान खोली हुई थी। तो दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू ये बिजनेस। ऐसी ये जो बाजियों ने गेम डाली है, इनको नहीं ये बेनिफिट मिलेगा। विल नॉट बी अवेलेबल टू बिजनेस दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर और रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन की है, पहले बिजनेस को तोड़ा है फिर जोड़ा है, और स्प्लिटिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। स्प्लिटिंग अप का मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक बाजी कहती है तुम गोल बेचती हो, दूसरी बाजी कहती है मैं गप्पे बेचती हूं, तो गोल बेचने लग शुरू कर दिए, दूसरी ने गप्पे बेचने लग शुरू कर दिए। तो यानी कि रही दोनों उधर ही, लेकिन बिजनेस को तोड़ने की कोशिश की। स्प्लिटिंग अप की इजाजत नहीं है। और ट्रांसफर का ये मतलब है कि ये मिसाल के तौर पे यही दो किसी और दो को अपना बिजनेस बेच दें तो फिर भी ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं। बिजनेस फ्रेश तरीके से शुरू होना चाहिए, बिजनेस फ्रेश तरीके से शुरू होना चाहिए। डन। मिल सकता है, मैन से वुमेन को आए तो फिर बेनिफिट मिल सकता है, वुमेन से वुमेन को ट्रांसफर ना हो, लेकिन मैन से वुमेन को भी कुछ लोग एतराज कर सकते हैं, लॉ में इतना वाजे नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल 3 सूरतों के अंदर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई पुराना बिजनेस ट्रांसफर हो के इनको मिल जाए, अगर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, उसी बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तोड़ा जोड़ा जाए, या स्प्लिट अप कर दिया जाए, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे तुम काम कर लो, फर्स्ट फ्लोर पे मैं काम कर लूँ, और काम वही कर रही हूँ, नीचे जो है वो खिलौने बेचे जा रहे हैं, ऊपर जो है वो क्लॉक बेचे जा रहे हैं, तो काम वही हो लेकिन दोनों आपस में तकसीम कर लें, तो ऐसी सूरत में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इनको सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए। जी नहीं नहीं, जो बिजनेस 2018 में बने उसको ये बेनिफिट 2024 में आके नहीं मिलेगा या 2022 में आके नहीं मिलेगा, बस ये बेनिफिट मिलेगा ही उनको जो स्टार्ट बिजनेस हुआ है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई के। पुराने बिजनेसेस को ये बेनिफिट नहीं है, वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनको ये बेनिफिट नहीं है। अगर सलमा और नजमा की खत्म हो जाए बिजनेस
हाँ, अगर बिजनेस प्रॉपरली खत्म हो जाए, कोई नया बिजनेस शुरू हो, वो आप साबित कर दें। चलें जी, अब आ जाएं भाई पेज नंबर 83 पे। अच्छा जी, एक ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो चीज़ें असल में बना के बेच रहे हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब हमें भी पढ़ लेते हैं। एक ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इसने ये कहा है कि मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो है 2 मिलियन, और फर्ज कर लें इस पे मेरा टैक्स बनता है 220,000। अब मैंने प्लांट बाय किया है, और जो मैंने प्लांट बाय किया है इसकी कॉस्ट है 5 मिलियन। तो आप मुझे बताएं मुझे कितना टैक्स माफ होगा। इसको टैक्स लाइबिलिटी का 25% टैक्स माफ नहीं होगा, इसको प्लांट की कॉस्ट का 25% टैक्स माफ होगा। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65G, प्लांट की कॉस्ट 5 मिलियन का 25%। जी बोलें जवाब 1250,000। जी जवाब 14। ओके, 2,20,000 इनका बन रहा था टैक्स, और 12 लाख इनका बन रहा था डिस्काउंट। किसी बच्चे की फीस बन रही हो 22 रुपए और 125 रुपए उसका बन रहा हो डिस्काउंट। 2,20,000 इसका टैक्स बन रहा था, और 12,50,000 इसका क्या बन रहा था तो कितना डिस्काउंट माइनस नहीं हो सका? 10 लाख। इसको डेड कर दिया जाए। ओ आपको क्यों नहीं कुछ हो रहा?
तो इसको आप 2024 में माइनस कर लें, ना हो सका 2000, लेकिन अगर 2024 में भी 1 लाख टैक्स है और 2025 में भी सिर्फ 1 लाख टैक्स है, तो फिर 10 लाख तो माइनस नहीं हो सकेगा 1 लाख में से, फिर डेड हो जाएगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है कितने साल तक? अगले 2 साल तक। और अगर 2024 में 6 लाख टैक्स है और 2025 में 6 लाख टैक्स है, फिर तो 12 लाख में से 10 लाख आराम से माइनस हो जाएगा, फिर तो कोई मसला नहीं। तो अगले 2 साल इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नोट कर लें। बस देखें ना, 2,20,000 में से 12 लाख माइनस किया, यानी 2,20,000 तक माइनस हो गया, बाकी 10 लाख अगले 2 साल में कभी भी माइनस कर लें बस। तो जिंदगी में पहली दफा कैरी फॉरवर्ड नजर आया तो उसके असरात हमारे ऊपर बहुत भयानक थे। ओके, so note it can be carried forward in 2000 in 2024 एंड 2025, अगले 2 साल ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जी जहरी बात है, सेक्शन सारे याद करने, नंबर तो याद नहीं करने, इनके अंदर जो कंटेंट है वो याद करना है। नहीं, हाँ जी, 10 लाख आए, 10 करोड़ आए, उसको अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड करना है। असल में आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। यकीन आ गया? चलें माशाल्लाह। ये मर जाएगा 2023 में, ये मर जाएगा। कब जाके मरेगा? 25 के एंड पे, 26 में फिर माइनस नहीं हो सकेगा। लेकिन हो सकता है 2024 में ही, 2024 में टैक्स 13 लाख रुपए आ जाए, उस 13 लाख में से फिर ये पूरा माइनस कर लीजिएगा, फिर मरने की नौबत ही नहीं आएगी, पूरा माइनस हो गया। नहीं, अगर टैक्स रेट आप कैरी फॉरवर्ड करके माइनस ना करना चाहें तो इट सीम्स लाइक के समवन किसी डीओजी ने बीएटी की है, हम तो करेंगे माइनस, ना करना चाहें वाली बात तो नहीं है। यानी ये उसी तरह है कि दुकानदार कह रहे हैं मैं आपको 50 रुपए छोड़ देता हूँ, नहीं 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 नहीं, नहीं आप ये हाइब्रिड में आखिरी रो में नींद पूरी तो घर के लिए मेरे ख्याल से ये भाई नींद घर से पूरी कराया करें, ठीक है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून कोई हो जाता है 4-5 साल में ऐसा कि आपको किसी अस्पताल में रात को किसी मरीज के पास रुकना पड़ गया, वो मुझे फिर बता दिया करें, बट दैट रेयरली हैपन्स कि 5-6 साल में कभी एक दफ़ा ऐसा होता है, ये नहीं कि हर 3 दिन बाद ऐसा हो रहा हो।
टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, a tax credit of 25%, 25% टैक्स माफ होगा ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 25% टैक्स माफ होगा. नो व्हाट इज एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मींस investment made in purchase and installation of new machine, new building, new equipment, new hardware, new software. अगर आप 4 चीजें खरीदें, मशीन खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, इक्विपमेंट भी मशीन टाइप ही होगी चीज, हार्डवेयर खरीदें, या अगर ये 5 चीजें आप खरीद के इंस्टॉल करें तो ऐसी सूरत में आपको 25% टैक्स माफ होगा, एक्सेप्ट 2 चीजें. दो चीजों पर आपको इस सेक्शन का टैक्स माफ नहीं होगा. द वन इज सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर. इसका मतलब है आपने बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदना है, खुद नहीं बनाना. असल में खुद बनाने में लोग काफी 2 नंबरी कर देते थे. वो कहते थे हमारा तो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर बना है, 10 करोड़ पे लग गए हैं, बड़ा पे महंगा बना है, साइंसदानों को तनख्वाहें दी हैं, इंजीनियर को इतने पैसे दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं. इसलिए इस प्रैक्टिस को उसने डिस्करेज कर दिया. उसने कहा बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो बेनिफिट मिलेगा, अगर खुद सॉफ्टवेयर बनाओगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड यूज्ड कैपिटल गुड्स, और अगर सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स खरीदोगे, कैपिटल गुड्स से क्या मुराद है? कैपिटल गुड्स से मुराद ऑल ऑफ अबव, यानी यूज्ड मशीन खरीद ली, यूज्ड बिल्डिंग खरीद ली, यूज्ड इक्विपमेंट खरीद लिया, यूज्ड हार्डवेयर खरीद लिया, यूज्ड सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो कैपिटल गुड्स से मुराद ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव 5. अच्छा जी, मशीन खरीदने पे माफ होगा, बिल्डिंग खरीदने पे माफ होगा, इक्विपमेंट खरीदने पे, हार्डवेयर खरीदने पे, सॉफ्टवेयर खरीदने पे, खुद सॉफ्टवेयर बनाने पे, सेकेंड हैंड प्लांट, सेकेंड हैंड इक्विपमेंट, सेकेंड हैंड बिल्डिंग, सेकेंड हैंड हार्डवेयर, सेकेंड हैंड सॉफ्टवेयर नहीं. तो कुछ चीजों पर अलाउ होगा, कुछ चीजों पर अलाउ नहीं होगा. अगर मैं यही लिख देता ब्रैकेट में, अभी तो सवाल खामोश है तो मैंने न्यू समझाए, अगर मैं यही लिख देता ये क्या है, ओल्ड है, सेकंड हैंड है, तो फिर मेरा कितना टैक्स बन रहा था? 2,20,000. फिर मुझे टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत नहीं थी. चलें जी, अताक्स क्रेडिट बोलें, अताक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट. एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का क्या मतलब है? परचेज प्राइस इन चीजों की. एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इज अलाउड टू एलिजिबल पर्संस. एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मतलब है इनकी कॉस्ट is allowed to eligible persons in the year of investment. It will be allowed against a normal tax payable including minimum and final. Minimum और final में से भी ये माइनस कर सकते हैं, ये अलग बहस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. असल में बिजनेस इनकम के भी कुछ फाइनल टैक्स है, तो इस बात को बस ब्रैकेट में रख के याद कर ले. मेन बात उसी तरह है. इट विल बी अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल. व्हाट इज नॉर्मल टैक्स पेबल? 2 लाख. इट इज अलाउड, बोलें इट इज अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल. इट इज अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल.
और अगर अनएडजस्टेड अमाउंट कितनी है, अनएडजस्टेड अमाउंट एडजस्ट कितनी हो गई 2 लाख, अनएडजस्टेड इसका क्या करें, अनएडजस्टेड अमाउंट में बी टू सब्सिक्वेंट 2 टैक्सेस। सब्सिक्वेंट से क्या मुराद है, प्रीसीडिंग या सब्सिक्वेंट? अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड होगा या पिछले 2 साल कैरी बैक होगा? अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट भी क्या होनी चाहिए, पर्सन भी क्या होने चाहिए, एलिजिबल, एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग असल में वो इदारे होते हैं ना जो चीजें बना रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गुड्स बना रही है, क्या बना रही है, गुड्स बना रही है, या शिप बिल्डिंग कर रही है, या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग प्लांट मैन्युफैक्चर कर रही है, इनकॉर्पोरेट या सेटअप बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब बात सुन लीजिएगा। अगर हमारी फैक्ट्री में चीजें बन रही हैं, गुड्स, गाड़ी, क्लॉक, एसी या जहाज बन रहे हैं हमारी फैक्ट्री में, और हमारी फैक्ट्री या हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस 30 जून 19 से 30 जून 24 के दरमियान आपने ऐसी सीपी में जाके अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट रजिस्टर सेटअप करवा लिया है, तो आप कभी भी एसेट खरीद लें, आपको एसेट की कॉस्ट का 25% टैक्स माफ हो जाएगा। चाहे वो एसेट आप इस अरसे के दौरान खरीदें, चाहे इसके बाद खरीदें, एनी टाइम कभी भी एसेट खरीद लें, चाहे वो 2026 में खरीदें, 27 में खरीदें, जब मर्जी एसेट खरीदें, आपको ये टैक्स माफ होना है। कंपनी बनवा लें बस 30 जून 24 से पहले, इसके बाद कंपनी ना बने।
यानी ये बेनिफिट बड़ी महदूद मुद्दत के लिए अवेलेबल था, सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो तो 30/24 तक बन चुकी हैं, अब तो 30/24 भी गुजर चुका है। तो जो कंपनीज इस अरसे के दरमियान बनी हैं, अगर वो एसेट खरीद लें किसी भी वक्त, ये नहीं कि इसी टाइम के दौरान, किसी भी वक्त एसेट खरीद लें, तो उनको ये टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन जो कंपनीज प्लांट बना रही हैं, गुड्स नहीं बना रही, प्लांट बना रही हैं, प्लांट वो होता है जिनसे आगे गुड्स बनती हैं, जो कंपनीज क्या बना रही हैं, इनका सेटअप होना जरूरी है बाय 30 जून 23, 30 जून 23 तक ये कंपनी बन जाए, जब मर्जी बनी हो, इससे पहले का कोई शर्त नहीं, जब मर्जी बनी हो ये कंपनी 30 जून 23 तक बन जाए। अगर ये 30 जून 23 तक कंपनी बन गई है, तो अब ये प्लांट जो 5 साल तक खरीदती रहेगी, या एसेट जो 5 साल तक खरीदती रहेगी, हर दफा खरीदने पे इसको टैक्स माफ हुआ करेगा ये सेक्शन वाला। मतलब ये है कि अगर आप 30 जून 20 में बन गए हैं, तो बस 30 जून 20 में बन गए हैं, तो आगे 21, 22, 23, 24, 25 तक प्लांट खरीदते रहेंगे, लेकिन उसके बाद कोई प्लांट आपने खरीदा तो आपको इस सेक्शन वाला टैक्स माफ नहीं होगा। तो ये लोग कब प्लांट खरीदें? नहीं, 30 जून 24 तक। पागल हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, सॉरी पागल का लफ्ज़। ये लोग कब प्लांट खरीदें? ये कंपनी बनी कब हो? 30 जून 24 से पहले पहले। ये कंपनी कब बनी हो? 30 जून 23 से पहले पहले। और प्लांट कब खरीदे? चाहे इस अरसे में खरीद ले, चाहे इसके बाद खरीद ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये प्लांट कब खरीदे? बनने के 5 साल के अंदर अंदर। यानी अगर 22 में बनी है, तो आगे 22 के एंड पे अगर बनी है, तो फिर 23, 24, 25, 26, 27 तक प्लांट खरीद लेगी तो टैक्स माफ। लेकिन अगर उसके बाद प्लांट खरीद के गए कि प्लांट की कॉस्ट का 25% में टैक्स माफ करो, तो नहीं है। लेकिन इनके लिए रिलैक्सेशन है। चलें जी, नोट करें, एक से ज्यादा 1000 एसेट खरीदें आप, हर एसेट खरीदने पे आपको 25% टैक्स माफ होगा। बस वो प्लांट होना चाहिए, या इक्विपमेंट होना चाहिए, या बिल्डिंग होनी चाहिए, या हार्डवेयर होना चाहिए, या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इन 5 के अलावा कोई अगली चीज ना हो, कोई टेबल ना हो, कोई चेयर ना हो। अगर ये कंपनी 30 जून 18 में बनी है, तो फिर इसको ये बेनिफिट नहीं है। दरमियान वाला कॉलम क्या बता रहा है? कंपनी कब बनी। और आखिरी वाला कॉलम क्या बता रहे हैं? एसेट कब खरीदा। कंपनी बनते ही एसेट खरीद लेते हैं, या जैसे जैसे जरूरत पड़ती है? कंपनी बनती है, फिर कभी 2 साल बाद और एसेट खरीदते हैं, 3 साल बाद नई मशीन और खरीद लेते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मतलब है कॉस्ट। हाँ जी जी, नहीं मिलेगा। ये हाइब्रिड में 4th रो नोट कर लिया? अच्छा, शुक्रिया। सर ये जो प्लांट मैन्युफैक्चर है, ये 30 जून 2023 से पीछे पीछे जिस मर्जी साल में बनी हो, उसको विदिन 5 इयर्स ऑफ सेटअप दिया जाएगा।
ये हाइब्रिड में से क्लास छोड़ के क्यों? ये कल भी सेम स्टूडेंट थी? किसी को नहीं पता। ओके अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गुड्स बनाए या जहाज बनाए और कंपनी बनी हो कंपनी लॉ के तहत 30 जून 24 से पहले पहले, तो ये चाहे 30 जून 24 में प्लांट खरीदे, 23 में खरीदे या बाद में खरीदे, जब भी प्लांट खरीदेगी इसको 25% टैक्स माफ होगा प्लांट की कॉस्ट का। लेकिन अगर एक कंपनी प्लांट बना रही है और वो कंपनी बनी हो 30 जून 23 से पहले पहले, अगर 30 जून 24 में बनी है फिर भी उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो कंपनी बनी हो 30 जून 23 से पहले पहले, तो ये कंपनी बनने के 5 साल के अंदर अंदर जितनी दफा भी प्लांट खरीदेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, इसको 25% टैक्स माफ हो जाएगा। एलिजिबल पर्सन। अच्छा, इसके लिए उसने ग्रीन फील्ड का लफ्ज यूज किया है, बस एक लफ्ज है ग्रीन फील्ड, नीचे वालों के लिए नहीं, इसके लिए उसने ग्रीन फील्ड का लफ्ज यूज किया। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज इंगेज्ड इन, कर क्या रही है आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, और पुटिंग गुड्स और मटेरियल्स टू एनी प्रोसेस विच अच्छी खासी चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। जाहिर बात है थोड़ी देर पहले लोहा होते हैं, टायर होते हैं, शीशा होता है, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं गाड़ी बनी होती है, तो गाड़ियां बनाने वाले क्या कहते हैं, पुटिंग गुड्स और मटेरियल्स टू एनी प्रोसेस विच अच्छा खासा चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन, जिनसे उसकी ओरिजिनल हालत चीजों की बदल जाती है। जी प्लांट के बारे में भी थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं। अच्छा आगे चलें। ये टैक्स सिर्फ तब माफ होगा इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24। ये टैक्स सिर्फ तब माफ होगा जब कंपनी बनी हो इस अरसे के दौरान। एंड इज नॉट फॉर्म्ड, और कंपनी ऐसे ना बनी हो बाय तोड़िंग अप और दोबारा जोड़ना ऑफ अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन, ये कंपनी भी नई होनी चाहिए, पुरानी पहले से बनी हुई कंपनी को तोड़ जोड़ के नहीं बनानी, आप लोगों ने नई कंपनी बनानी है, फ्रेश ताजा। यानी पहले से कोई कंपनी अगर शिप्स बना रही है तो आप उस कंपनी का डी रजिस्टर करा के नई कंपनी रजिस्टर करवा लें तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उसने ग्रीन फील्ड का लफ्ज यूज नहीं किया, अब उसने बस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लफ्ज यूज किया। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेट अप बाय 30 जून 23। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेट अप बाय 30 जून 23। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेट अप बाय 30 जून 23 and engaged in the manufacturing of plant machinery equipment. Industrial undertaking is set up by and engaged in the manufacturing of plant machinery and equipment. प्लांट बना रही हो, क्योंकि प्लांट बना रही हो ये शर्त है, गुड्स नहीं, गाड़ियां नहीं, कोई चीज नहीं, प्लांट बना रही हो, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट आइटम्स विद डेडिकेटेड यूज, यानी ये प्लांट के अंदर जो आइटम्स हैं वो डेडिकेटेड यूज हो,
डेडिकेटेड यूज जिनका एक ही काम होता है, मल्टीपल यूज ना हो। ये प्लांट आप किस लिए बना रहे हो? प्लांट किस लिए बना रहे हो? फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर जनरेशन ऑफ फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज, जब वो सेटअप हुई उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर आप प्लांट खरीदेंगे, इसके लिए कोई बिल्डिंग खरीदेंगे तो आपको टैक्स माफ होगा, वरना टैक्स माफ। अब ये इंग्लिश का फिक्रा याद करना पड़ेगा, यहां तक सारी अंग्रेजी आसान है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप बाय 30-29 एंड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड आइटम्स विद डेडिकेटेड यूज, यानी ये प्लांट डेडिकेटेडली एनर्जी वाली चीजों के लिए बन रहा हो, प्लांट और मकसद के लिए यूज ना हो रहा हो। ये प्लांट्स आप क्यों बना रहे हैं? फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यू कैसे होती रहती है एनर्जी? फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। तो ये प्लांट्स से फ्यूचर में सोलर प्लेट्स बने, इन प्लांट से फ्यूचर में विंड मिल्स बने, वो जो पंखे घूम रहे होते हैं और उससे बिजली बन रही होती है। तो इस प्लांट का ये मकसद होना चाहिए कि इस प्लांट से आप सोलर प्लेट्स बनाएं और इस प्लांट से आप विंड मिल्स बनाएं। फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फॉर क्या? जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी किससे बनती है? फ्रॉम सोर्सेज लाइक, तो ये दो लफ्ज़ याद करें। फॉर क्या? जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल, किससे? फ्रॉम सोर्सेज लाइक, लेकिन ये बेनिफिट बड़े महदूद मुद्दत के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ beginning from the date such industrial undertaking is मिसाल के तौर पे if set up on 1 जून 2023, तो फिर तो 30 जून 23 से पहले पहले ही है। if set up on 30 जून 1 जून 2023, then benefit available for assets bought by 1 जून 2024, 25, 26, 27, 28। क्लियर? तो अगर 1 जून 23 को बनी है तो कब तक प्लांट खरीद ले? जल्दी बोले, 1 जून 28 तक। तो जब भी प्लांट खरीदेगी इससे क्या माफ होगा? टैक्स माफ। नोट करें। जी सर ये यकम सेटअप 1 जून 2023 को होना चाहिए।
जेकम जून 23 को तो नहीं सेटअप होना चाहिए, सेटअप कब होना चाहिए? बाय 30 जून 23 का मतलब बताएं। मैं आपको ये कहूं कि आप लोग जो है वो 8 बजे तक स्विमिंग पूल आ सकते हो, और जब स्विमिंग पूल आ जाओगे तो आपको 2 घंटे इस्तेमाल करने की इजाजत है। तो जो बंदा 7 बजे आ गया 9 बजे तक इस्तेमाल कर ले, भाई ये कॉन्सेप्ट है। तो कंपनी कब बनी हो? 30 जून 23 को या उससे पहले पहले जब मर्जी। लेकिन जब बन गई उसके बाद कितने साल तक टैक्स माफ होगा? तो 8 बजे तक स्विमिंग पूल आ सकते हो, जब भी आ गए आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो अगर आप आई 3 बजे गए तो वह 5 बजे फारिग हैं, जाएं बस अब। तो अगर कंपनी बन गई है 30 जून 23 से पहले पहले, तो जब मर्जी प्लांट खरीदे अगले 5 साल तक, तो इसको टैक्स माफ हो जाएगा। ओके, द लास्ट थिंग, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग। यानी इस लाइन का क्या मतलब है? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग मीन्स अ न्यू इंडस्ट्रियल टेकिंग विच इज सेट अप ऑन लैंड। असल में ये जो सारे काम है ना, आपने बेसिकली ये वाला जो काम है, ये काम आप मिसाल के तौर पे शिप बिल्डिंग ले लेते हैं। अगर आपने शिप बिल्डिंग शुरू करनी है तो चंद एहतियातें हैं कि आपकी कंपनी होनी चाहिए ग्रीन फील्ड। व्हाट डज इट मीन ग्रीन फील्ड? क्या मतलब? ये कि अगर आपने शिप बिल्डिंग करनी है तो आप ऐसी लैंड पे शिप बिल्डिंग शुरू करें दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल। ना वहां पहले दुकानें थी, ना वहां कोई फैक्ट्री वगैरह थी जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, एंड इज फ्री फ्रॉम एनी कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एनी प्रायर वर्क। और पिछला काम अगर उस पर कोई हुआ हुआ है तो वो भी लोगों ने रिमूव करके लैंड बिल्कुल खाली कर दी हुई है। ये नहीं कि कुछ ना कुछ छोड़ के चले गए हैं और आपको वो सफाई करनी पड़ी। और फिर तो लैंड मिसाल के तौर पे बस लैंड ये है कि जिस पे आप खड़े हो तो आसमान नजर आए और वो प्लेन लैंड हो, तो लैंड ऐसी होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आप वहां बिल्डिंग बनाएं, बिल्ड करें, बिल्डिंग बनाएं विदाउट डिमोलिशिंग, रीवैम्पिंग, रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, रीमॉडलिंग एंड मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्लांट। पहले से कोई बनी हुई बिल्डिंग वगैरह और प्लांट उधर पड़े हुए तो उनको डी इंस्टॉल करके नए ना लगाएं, बल्कि वो लैंड भी नहीं होनी चाहिए, वहां बिल्डिंग भी नई तामीर होनी चाहिए। पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करके, अपग्रेड करके, रीमॉडलिंग करके, डिमोलिश करके अगर हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली लैंड भी नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट फाउंड बाय तोड़िंग अप ऑफ एन ऑलरेडी। और पहले से कोई कंपनी है उसको एससीसीपी में जाके ब्रेक करवा के दोबारा अपने नाम की कंपनी रजिस्टर करवा के ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे भयानक बात, आपने कोई प्रोसेस या टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल करनी है दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना की हो। अब ये सबसे कड़ी शर्त है जिसकी वजह से शिप बिल्डिंग वालों को भी आजकल ये बेनिफिट नहीं मिल रहा। शिप बिल्डिंग के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें जो आज तक पाकिस्तान में यूज ना हुई हो, कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। बाहर के मुल्कों में यूज हो रही हो कोई मसला नहीं, बस उनसे ले लें, लेकिन पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल ना होती। कोई जिद्दत लाएं आप। यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट ऑलरेडी बीन यूज्ड इन पाकिस्तान एंड इज अप्रूव्ड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट मोड। और ये नहीं कि आपकी नजर में वो टेक्नोलॉजी बड़ी हाई फाई है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से भी पता करवाएं कि ये टेक्नोलॉजी नई लग भी रही है या नहीं। पता चले आप पुरानी टेक्नोलॉजी को हल्का हल्का चेंज करके कहें यार क्या टेक्नोलॉजी बन गई है यार, तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी उसको माने कि ये कोई आपने कारनामा किया है। कमिश्नर से प्रूफ करा लें। और ये डेफिनेशन आई थी 1 जुलाई 19 में, उससे पहले ये डेफिनेशन लॉ में नहीं थी। वह वैसे ही बता रहे हैं, ये तो लाइन अब इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये डेफिनेशन कहते हैं 1 जुलाई 19 में आई थी, उससे पहले ये डेफिनेशन ही लॉ में नहीं थी। तो इंशाल्लाह भाई कल इसको रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों ने अब इसको पढ़ के आना है। तो चैप्टर 18 निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 40 शुरू करते हैं। चैप्टर 18 पेज 471।
क्वेश्चन नंबर 30, पेज 471, क्वेश्चन नंबर 30. During tax year 2023, Amjad carried out following transactions in respect of his properties. अमजद ने ये ट्रांजैक्शंस की हैं. रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट हेड में आपने टैक्सेबल इनकम निकाली अमजद की. तो इसने लेट आउट कर दी है बिल्डिंग अलोंग विद मशीनरी, लेट आउट विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और इसके बाद फोरफिट कर लिया एडवांस, और इसके बाद सेल कर दिया प्लॉट. तो बेसिकली ये चार चीजें आप मुझे बता दें, ये किस हेड में जाएंगी. बिल्डिंग को किराए पे दे दिया अलोंग विद मशीनरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. अपने किसी घर को किराए पे दे दिया आगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. और प्लॉट जो है, प्लॉट उसका एडवांस पकड़ा था लेकिन प्लॉट नहीं बेच सका, तो उसका एडवांस पे कब्जा कर लिया है, फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉर प्लॉट. लेकिन कोई नया बंदा पकड़ा और उसको बेच ही दिया फिर एंड पे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. इसमें आपको पता है ये भी नॉर्मल रिजीम है, ये भी नॉर्मल रिजीम है, ये भी नॉर्मल रिजीम है. इसके सेपरेट रेट हैं. सोल्ड द प्लॉट. तो अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं, साथ साथ चैप्टर खोल के हम चीजों को देखते रहेंगे. तो टैक्स ईयर है हमारा 2023. अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज. लेट्स स्टार्ट. ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को, हमारे साल के पहले दिन, अमजद ने परचेज की है फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्खर अलोंग विद इंस्टॉल्ड मशीनरी. उसमें मशीनरी पहले से इंस्टॉल्ड थी एट अ प्राइस ऑफ 4 मिलियन. 4 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है और 6 मिलियन की क्या खरीदी है, मशीनरी. अब मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठे शायद किराए पे दे दिए. टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसों की कमी थी उसके पास, उसने 2 मिलियन बोरो किया है 1 जुलाई 22 को. 2 मिलियन बोरो किया ना, 10 मिलियन चाहिए था, 2 मिलियन बोरो किया है, बाकी 8 मिलियन इसके अपने पास पड़ा होगा. बहरहाल अपने पास पड़ा होगा, उससे हमने क्या करना है, हमें तो पता होना चाहिए. 2 मिलियन इसने बोरो किया अपने दोस्त शमशाद से, शमशाद थ्रू अ क्रॉस चेक. हाँ, हमने पढ़ा था अगर लोन कैश में ले लें तो अदर सोर्स में जाएगा. अभी तो अल्लाह का शुक्र है लोन किस में लिया है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है. लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. और फिर 6 महीने के गैप से, 6 महीने बाद अल्लाह का शुक्र है कोई किराएदार मिल गया, वरना तो कोई किराएदार ही नहीं मिल रहा था जो इस लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ लेता. He let out his building along with machinery to Basit at a monthly rental of 5 lakh payable in. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेबल इन एडवांस हो या पेबल इन एरियर्स हो. एडवांस का मतलब है जनवरी का किराया 1 जनवरी को मिल जाएगा, एरियर का मतलब है 1 जनवरी का किराया 31 जनवरी को मिल जाएगा. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडवांस में मिल रहा है. तो हमें 6 किराए मिले होंगे, एक 1 जनवरी को, एक 1 फरवरी को, एक 1 मार्च को, एक 1 अप्रैल को, एक 1 मई को, एक 1 जून को. तो अल्लाह का शुक्र है 6 किराए ही बनते थे और 6 के 6 हमें हर महीने मिल गए होंगे. तो 5 लाख रुपया मेरा किराया है फॉर लेटिंग आउट द बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी. फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इन सक्खर एंड कराची. कराची को तो छोड़ने, भी तो हम सक्खर की बात करें. 6 महीने हमने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी रखी है, तो जाहिर बात है बिल्डिंग की रिपेयर करानी पड़ी होगी, मशीनरी की भी रिपेयर करानी पड़ी होगी. और ग्राउंड का हमने क्या दिया हुआ है, रेंट. ग्राउंड का हमने क्या दिया हुआ है, ग्राउंड रेंट दे रहे हैं. मतलब ये कि बिल्डिंग ही हमने ली है, नीचे ग्राउंड नहीं लिया होगा, तो उसका हम किराया दे रहे होंगे. तो बेसिकली मैंने बिल्डिंग खरीदी है सिर्फ ऊपर वाली, और उसके अंदर पड़ा हुआ प्लांट खरीदा है. तो ग्राउंड मेरा नहीं है, तो ग्राउंड का मैं क्या पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं. तो सोचेंगे ऐसे कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसकी बिल्डिंग भी हमने खरीद ली, उसके अंदर पड़ी हुई जूते बनाने वाली मशीन भी खरीद ली, लेकिन ग्राउंड हमने नहीं खरीदा, वो बहुत महंगा था, तो उसका हम क्या पे कर रहे हैं,
रेंट पे कर रहे हैं, और बिल्डिंग की हमने क्या कराई हुई है, इंश्योरेंस। तो अल्लाह का शुक्र है अदर सोर्स के चैप्टर में ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। ये प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं है, ये कौन सा चैप्टर है, अदर सोर्स का। तो अदर सोर्स का चैप्टर खोलते हैं और इन चीजों की ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था अदर सोर्स के चैप्टर में, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 282। पेज 282 पे हमने पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, ये कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम, और यहां हमने पेज नंबर आप आए, ये वाला सेक्शन 40 है जिस पेज पे, इसका पेज नंबर कौन से, 280। पेज 286 पे हमने पढ़ा था कि इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द अदर सोर्स अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस पेड बाय द पर्सन। तो यहां प्रॉपर्टी के चैप्टर की तरह रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस नहीं होता, यहां पे सारा रिपेयर एक्सपेंस माइनस होगा। तो वो तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस माइनस होता है, ये हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है या बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी हुई है तो इस पे अदर सोर्स के रूल लगेंगे, यहां तो सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला ही नहीं। चलें, अच्छा किसी की किसी और कॉलेज में क्लास है तो हाथ खड़ा कर दें। कितने बजे है, 50 पे, आज भी है, ठीक है। तो आप लोग चले जाइएगा, फिर ये सवाल जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि 11 बजे तक हमारा ये सवाल खत्म होगा। अच्छा, वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, ग्रॉस रेंट बताएं। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ इज इक्वल टू, जी एरियर का मतलब ये होता है कि जनवरी का किराया यकम जनवरी को नहीं 31 जनवरी को मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ कि अगले महीने की पहली तारीख को मिल रहा है। एरियर का मतलब ये होता है कि उसी महीने के एंड में मिल रहा है। और वैसे ना अदर सोर्स के चैप्टर में वो रूल भी नहीं है। अगर अदर सोर्स के चैप्टर में ये लिख देता ना कि 6 महीने ये किराए पे दिया और 4 महीने का किराया मिला, 2 महीने का नहीं मिला, फिर भी हम 6 महीने का इनकम में डालते, क्योंकि अदर क्या कहते हैं, अदर सोर्स के चैप्टर में भी एक रूल अकाउंटिंग चलेगी। वो जो सैलरी का चैप्टर है सिर्फ, वहां पे हम कौन सी अकाउंटिंग चलाते हैं, रिसीट, जितना मिला। अदर सोर्स के चैप्टर में नॉर्मल अकाउंटिंग ही चलेगी। ओके चलें जी, लेस डिडक्शंस। अच्छा जी, अदर सोर्स के चैप्टर में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत। आप बताएं, अगर आप बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दें तो क्या बिल्डिंग की रिपेयर करानी पड़ती है? हाँ जाहिर बात है, बिल्डिंग की रिपेयर करानी पड़ती है। तो रिपेयर बिल्डिंग की बताएं, 2 लाख, ये नॉर्मल सा खर्चा है आपके बिजनेस उसका, अदर सोर्स का। अगर आप बिल्डिंग और मशीनरी को किराए पे दें तो मशीनरी खराब होती होगी, हाँ मशीनरी की रिपेयर करानी पड़ती है, आपको करा के देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मशीन है, आपने अगले को किराए पे दी हुई है। तो रिपेयर मशीनरी कितनी, 50,000। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वो ग्राउंड आपका ना हो जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हो, जी बिल्कुल, तो ग्राउंड का रेंट पे करें 50,000। आपने तो सिर्फ वहां बिल्डिंग खरीदी है और उसके अंदर पड़ा हुआ प्लांट खरीदा है, आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि लैंड खरीद सकें, तो लैंड का आप किराया पे कर रहे हैं। ग्राउंड का किराया
जी कितना? आप ये नहीं सोचना ये 6 महीने का या साल का है, बस दिया हुआ है तो ये 6 महीने का ही है, क्योंकि असल में बिल्डिंग 6 महीने किराए पर ही ना, तो ये 6 महीने का खर्चे होंगे। वैसे बिल्डिंग का किराए पे देना तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाता है, हम क्यों 10 उसमें डाल रहे हैं? क्योंकि बिल्डिंग को मशीन के साथ किराए पे दिया हुआ है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 1,50,000 जी। अच्छा जी, छुरी थले सा, बिलो नाइफ ब्रीथ। सेक्शन 14 में हमने पढ़ा था पेज 286 पे कि a person receiving income from lease of building together with shall be allowed a deduction for depreciation of plant and machinery or building. अल्लाह अकबर, बिल्डिंग और प्लांट की डेप्रिसिएशन में माइनस करने की इजाजत है। बिल्डिंग और प्लांट की, अच्छा ये डेप्रिसिएशन के रेट्स जो है ना, ये आपको पेपर में दिए होंगे, लेकिन फिलहाल में किताब का चैप्टर नंबर 8 खोल के आपको डेप्रिसिएशन के रेट दिखा रहा हूं, लेकिन आपने किताब का वो चैप्टर नंबर 8 नहीं खोलना। पेज 162 पर 162 पर हम पढ़ेंगे कि बिल्डिंग के लिए रेट है हमारे लॉ में 10% और इसी तरह प्लांट के लिए हमारे लॉ में रेट है 15%। तो हम उसमें याद करेंगे बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। तो बिल्डिंग के लिए हमारे लॉ में रेट है 10% और प्लांट के लिए हमारे लॉ में रेट है 15%। तो अल्लाह का शुक्र है आज के सवाल में आप देख रहे हैं कि हमने बिल्डिंग की कॉस्ट भी गिवन है, दैट इज 4 मिलियन, और प्लांट की कॉस्ट भी गिवन है, दैट इज, और असूली तौर पे इसको 6/12 भी कर सकते हैं कि इनकम 6 महीने की कमा रहे हैं तो 6/12 कर लें। लेकिन बिजनेस के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे टैक्स की क्लासेस में डेप्रिसिएशन को पूरे सिलेबस में कभी भी 6/12 2/12 करने की इजाजत नहीं है। हाँ, सैलरी के चैप्टर में मुझे पता है कि लोन लेते थे, गाड़ी लेते थे तो उसको 6/12 3/12 करते थे, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन बिजनेस के चैप्टर में ये मना कर दिया है उसने, उसकी मर्जी। तो बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर आपने एसेट 1 जून को भी खरीदा है तो हम 1 महीने के डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिसको आप कभी अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ते थे फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ परचेज। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। हम मंथ बेस पे पूरे सिलेबस में कभी भी डेप्रिसिएशन को पोर्शन, अजीब सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बस है इसी तरह, मजबूरी में बस। अच्छा जी, आप बता दें बिल्डिंग को कितने % में डेप्रिशिएट करना है? मुझे बता दें डेप्रिसिएशन के रेट कहां दिए हुए हैं? डेप्रिसिएशन के रेट्स किस पेज पे दिए हुए हैं? 162। किसी ने घर जाके देखने हुए तो देख लीजिएगा, लिखना है तो यहां लिख लें, आपको याद रह जाएगा कि डेप्रिसिएशन के रेट्स जो है वो इस एडजस्टमेंट के लिए पेज नंबर 162 पे दिए हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलें, बहुत अच्छा किया। डेप्रिसिएशन के रेट्स पेज 162 पे दिए हैं। बिल्डिंग के लिए कितने % है? प्लांट के लिए 15%। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ये कौन से सेक्शन ने आपको कहा है? सेक्शन 40 का 3। अभी हम सेक्शन 40 का 3 पढ़ के आए हैं ना, मैंने आपको बताया। देख लें भाई, सेक्शन 40 का 3। अगर आपको भूल गया है, सेक्शन 40 का 3 ये देखें, सेक्शन 40 का 3, a person receiving income from lease of building together with shall be allowed a deduction for depreciation.
डेप्रिसिएशन के रेट्स कहाँ दिए हुए हैं? सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 कहाँ आपको दिखाया है अभी? बिजनेस के चैप्टर में। चलें डेप्रिशिएट करें। तो आज एक नई चीज हमने सीखी कि जब कभी बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देंगे तो डबल मजे, उसका रिपेयर भी माइनस करने की इजाजत है और उसकी डेप्री डबल मजे। 15 सेक्शन 15 एक ही तरह नहीं है, प्रॉपर्टी के चैप्टर की तरह कंजूस है, खुला दिल है, धड़ाधड़ डेप्रिसिएशन धड़ाधड़ फिगरें माइनस करने की इजाजत दे रहा है जी। डेप्रिसिएशन पहले किसकी? बिल्डिंग की और प्लांट की। बताएं जी, बिल्डिंग की कॉस्ट इंटू 10%, 4 लाख। प्लांट की कॉस्ट 6 मिलियन इंटू 15%। ये क्या है? हाइब्रिड में पेज नंबर, किताब नहीं ले लें प्लीज, सेकंड रो में किताब नहीं है, पुरानी है, पुरानी किताब है ना, दोनों किताबें सामने रखे कंपैरिजन, तो पूरे सेशन में डिस्टर्ब भी रहेंगे लोग। ये कल से चेक करो भाई, मैंने कहा पुरानी किताब किसी के पास ना हो। पुरानी किताब खुदा के लिए, इसको जो भी लिखा हुआ है आप लोगों ने नए बैच नया पढ़े, नया फ्रेश तरीके से लिखें। लिखा हुआ है तो वो सुस्ती करते हैं, वही लिखा उसी तरह लिखा रह जाता है, लिखते भी नहीं, फिर समझते भी नहीं, मेरे हाथ से भी नहीं गुजरती चीजें, बस लिखा हुआ है उसको, लिखा हुआ लिखा ही रह जाएगा फिर। अच्छा जी आगे चलें। अच्छा भाई एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे, वो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ ना खुला दिल है सेक्शन 40 के 1 का। वो कहते हैं कोई भी खर्चा आप कर लो माइनस करने की जरूरत है, एनी का लफ्ज लिखा हुआ है। तो हमने एक लोन लिया हुआ है, बजाहिर उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, और वो इंटरेस्ट कितने % पे करें हैं? और ये लोन इसी डील के लिए लिया था, वरना लोन लेने का शौक, इस लोन का इंटरेस्ट भी माइनस करने की खुली इजाजत है। लेकिन इसमें थोड़ी अकल लगा लीजिएगा, इसमें आप 6/12 जरूर कर दीजिएगा, 6/12 जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इनकम कितना अरसा कमाई? 6 महीने। किराया कितना अरसा कमाया? 6 महीने। सिर्फ कहां मैंने मना किया है, अकल नहीं लगानी, डेप्रिसिएशन। तो लोन का इंटरेस्ट देख लें कैसे निकलेगा, 2 मिलियन इंटू 18% इंटू 6/12, जागते रहने। घर कितना अरसा किराए पे दिए? 6 महीने, तो इसलिए इंटरेस्ट भी 6 महीने का माइनस करें। चलें जी आखिरी डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रिंसिपल अमाउंट 2 मिलियन, रेट किराया कितने अरसे का कमाया, तो इंटरेस्ट भी कितने अरसे का माइनस करें? 6 महीने का, इंटू 6/12। जवाब 1,80,000। जी एक मिनट में सवाल लेता हूं, जवाब बता दें। $1 मिलियन। जी माय डियर, लोन 1 जुलाई को लिया है। लोन पर बताएं मैंने दोस्त को इंटरेस्ट कितने महीने का देना है? पूरे 12 महीने का। उसको क्यों मैं 6 महीने का दूंगा? मैंने लोन कब लिया है? टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मैंने लोन कब लिया है? तो दोस्त को इंटरेस्ट कितने अरसे का दूंगा? पूरे 12 महीने का। लेकिन यहां मैचिंग किया करेंगे, ये मैंने प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें भी यही करवाया था कि जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट माइनस किया करना है ना, तो आपने ये नहीं देखा करना लोन कब लिया, आपने देखा करना है इनकम कितना अरसा कमाई। आपकी बात ठीक है, उसको मैं इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा हूंगा, उसको मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। लेकिन प्रॉपर्टी के चैप्टर हो या अदर सोर्स का चैप्टर हो, आप माइनस सिर्फ उतना कीजिएगा
जितनी इनकम रिकॉर्ड की है। इनकम कितनी रिकॉर्ड की है? तो इंटरेस्ट भी तो लिखें, जितना अरसा घर किराए पे रहेगा उतने महीने का इंटरेस्ट माइनस किया करेंगे। जितना अरसा घर किराए पे रहेगा उतने महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया करेंगे। चलें जी आगे। ऑन 1 जुलाई 2022 अमजद ने लेट आउट कर दिया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन DHA कराची टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ 3 लाख। तो ये तो नॉर्मल अपने घर किराए पे 2 साल का किराया आ गया 1 अगस्त 22 को। 1 अगस्त 22 को 2 साल का किराया आ गया। किराए पे कब दिया? 1 जुलाई 22 को। हमारा ईयर एंड, 30 जून 23, अगला ईयर एंड 30 जून 24, 1 अगस्त को। इस दिन खड़े होके मुझे 2 साल का किराया आ गया। बस इग्नोर करें इस बात को, आप अपने किराए को बस 12 से मल्टीप्लाई करें। यहां कोई रिसीव्ड अकाउंटिंग नहीं चलती। रिसीव्ड अकाउंटिंग कहां चलनी है? सैलरी के चैप्टर। ये नहीं कि 2 साल की सैलरी मिल गई तो 2 साल इनकम में डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल का किराया आया, मुझे बताएं हमारे साल घर कितना अरसा किराए पे रहा? नहीं 11 महीने नहीं, वो तो 1 अगस्त को किराया मांगा ना उसने। वो बंदा आ गया, रहने लग गया। मैंने 1 अगस्त को कहा, मैंने कहा यार किराया दे दे। उसने कहा यार मेरे पास पैसे पड़े हैं, 2 साल का किराया इकट्ठा ही ले ले। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साल का किराया बस ऐड करेंगे इनकम में। किराया महीने का बताएं कोई कितना है? 3 लाख। 3 लाख को 24 महीने से मल्टीप्लाई करूं या सिर्फ 12 महीने से? बोले होंठ लाएं, 24 महीने से 12 महीने से? 12 महीने से। जी रेंट बोलें किसका है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग का रेंट है। 3 लाख ज़रब 12, 3600,000। ओके अब ये देखें तो लिखा हुआ है DHA कराची वाले के खर्चे ये हैं। इधर देखें भाई, नींद पूरी करके आया करें खुदा के लिए, फिर तो जुल्म करेंगे अपने ऊपर। DHA कराची वाले के खर्चे ये हैं। बिल्डिंग की क्या करवाई है? रिपेयर माइनस करने की इजाजत है या प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस? रिपेयर अलाउंस। तो 77 को इग्नोर करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के चैप्टर में ग्राउंड रेंट और इंश्योरेंस माइनस करने की इजाजत है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 9 गुजर गया, किधर है? ये आप लोगों के हाथ लग गया होगा। प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है और प्रॉपर्टी के चैप्टर में इंश्योरेंस और बिल्डिंग भी माइनस करने की इजाजत है।
और प्रॉपर्टी के चैप्टर में तीसरा खर्चा कौन सा आ रहा है? ग्राउंड रेंट भी माइनस करने की जरूरत है। ये सारे खर्चे माइनस करने की जरूरत है। किसकी रोशनी में? एनी नहीं, एनी नहीं, सिर्फ गिने चुने जो सेक्शन 15A के हैं। असल में ना अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आगे जाके एक और लाइन भी आनी है, इसलिए मैं फिलहाल रिपेयर अलाउंस लिख के छोड़ रहा हूं। मैं अभी निकाल लेता हूं रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस के बाद सवाल में क्या गिवन है? ग्राउंड रेंट। बोलें। और इंश्योरेंस बिल्डिंग की 20। आगे पढ़ें जी। ऑन यकम जुलाई 2022 अमजद एंटर हुए इन एग्रीमेंट में जीशान फॉर सेल ऑफ हिज प्लॉट, फॉर सेल ऑफ प्लॉट सिचुएटेड इन कोयटा, सखर कराची कोयटा। अब कोयटा आ गया है। फॉर 50 मिलियन। उसने कहा मैं तुझे 50 मिलियन का प्लॉट बेचता हूं। मैंने 40 मिलियन का खरीदा था 2014 में। अंडर द टर्म्स ऑफ सेल एग्रीमेंट ही रिसीव्ड द 5 मिलियन एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। कितने का खरीदा था? कितने का बेचना है? कितना एडवांस पकड़ लिया? एंड द बैलेंस वाज टू रिसीव इन हमारा साल। बैलेंस भी हमारे साल ही मिलना है। However, due to financial difficulties, Zishan फेल हो गया QM में। सॉरी, Zishan failed to pay the balance amount. बैलेंस अमाउंट कितनी है? 45। कितने का बेचना था? 50 का। कितने का खरीदा था? 50 में से कितना आ गया था? कितना आना था? However, due to financial difficulties, Zishan failed to pay the 45 on due date and consequently अमजद ने कब्जा कर लिया उसके पैसे पे। तो अब ये जो कब्जा कर लिया उसके पैसे पे, तो ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के चैप्टर में पहले सफ़े पे। फॉरफिटेड डिपॉजिट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। प्लॉट है ना सिर्फ, सेल ऑफ लैंड, तो ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाएगा जी। फॉरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट का कितना? 5 मिलियन टोटल। अब कोई बच्चा अकल का कच्चा ये बता दे कि रिपेयर अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/5 ऑफ व्हाट? ओनली बिल्डिंग्स की रिपेयर अलाउंस माइनस होती है। प्लॉट या लैंड की रिपेयर अलाउंस माइनस, क्योंकि प्लॉट या लैंड रिपेयर्स होते भी हों तो लॉ मेकर कह रहे हैं मेरी नजर में कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिपेयर अलाउंस ब्लाइंडली सारी चीजों का लेना है या बिल्डिंग्स का लेना है? ये तो प्लॉट का फॉरफिटेड डिपॉजिट है, इसका नहीं लेना। ये प्रॉपर्टी का किराया है। क्लास हो रही है, किसी तरह नींद पूरी कराया करें ना, कुछ कोशिश करें आप लोग, एफर्ट करें। 36 लाख इंटू 1/5। जब आप, ये बात किसी को याद है या दिखा दूं? नहीं, इस तरह साथ साथ लगा जान देती हूँ, याद है। इस तरह ना कहा करें, उसे प्यार से कहा करें बेटा मुझे पता है तुझे याद है। देखें ना सेक्शन 15A में लिखा हुआ था इंस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग। तो प्लॉट वगैरह लैंड वगैरह में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। $720,000 जी।
7800. Done. चलें जी, आखिरी लाइन, हार्ट्स को होल्ड कर लें, दिलों को थाम लें। ऑन, नोट कर लो, तुसी पहले नोट कर लो, कर लो, कर लो, कर लिया? ओके गाइस, हाँ गाय, आखिरी पॉइंट पे आए। अब हाइब्रिड में उठने की जगह दे दें इनको, फिर ऑनलाइन लेक्चर ले लीजिएगा। ऑन 10 अप्रैल 2023 को फाइनली सोल्ड द प्लॉट टू जम को प्लॉट बेच दिया हमने, जमशेद को प्लॉट बेच दिया हमने 65 मिलियन का। ओहो, खरीदा कितने का था? लेट के क्लास नहीं लेनी। खरीदा, जी शुक्रिया, खरीदा कितने का था? 40 का। बेचा कितने का? 65 का। प्लॉट का बेचना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था। कैपिटल गेन बोले, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ट्राई करें। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, ये क्या हो गया आपको? पेज 261, पेज नंबर 261। अगेन राइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ shall be chargeable as a separate block। किस चैप्टर में? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, separate block, gain A minus B, where A is the consideration and B is the cost। क्या जवाब आ गया? 25 मिलियन, 25 मिलियन जवाब आ गया। मजा आया? ठीक है, दोपहर का खाना ना खाइएगा फिर। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? उधर देख रहे हैं, उधर तो कोई और सफा खुला हुआ है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। टैक्स टुक्स काटना है, नहीं काटेंगे, ये देख लें एक सेकंड में बस। अदर सोर्स 1 मिलियन, प्रॉपर्टी 7850,000 मिलियन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ओ 2675 आंडा आंडा आंडा, ये क्या आ गई? टोटल इनकम। ये क्या आ गई? टोटल ना बोलो, बोलो टोटल, ट्राई करो। टोटल, टोटल, क्या चीज? टैक्सेबल इनकम गलत क्यों निकाली? हमने भी निकाली नहीं, टोटल इनकम बोले गलत निकाली है। हाँ जी बताएं। 33 आंडा 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 माइनस, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? क्योंकि इस पे सेपरेट रेट है। हो सकता है 0% हो, वैसे काफी पहले का खरीदा हुआ है, लेकिन मुझे क्यों निकाला? सेपरेट रेट है ना।
नहीं ऑलरेडी तो नहीं टैक्स पे किया हुआ, सेपरेट रेट है। आज आगे खोती वही इन दोनों को जमा करके जो आता है 8850। Try to be professional. We're doing CA. Don't use words like this. I have never seen Khoti in my life. Taxable income 8850,000. साथ वाले को ले जाएं, एक कप जूस पिलाएं। आसान था सवाल या बहुत आसान था? बहुत आसान था।